वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी, लेखिका मन्नू भंडारी। और आपको जहां तक अवगत है कि यह हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है और उपन्यास है, उपन्यास यूनिट 6 में है। यह भी आपको विदित होगा। क्या होगा? विदित होगा। विदित मतलब पता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइए देखते हैं इससे पहले कितना पार्ट हुआ। इससे पहले आपके 7 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 7 पार्ट हुए हैं, तो आज 8वां पार्ट है। आज 8वां पार्ट है और इससे पहले यहाँ तक हुआ था। सब लोग मम्मी को, मतलब लास्ट का 1-2 लाइन पढ़ेंगे तभी तो याद आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं और ये कैसे तुम कह रहे हैं? इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल हैं? मम्मी को आप कहा जाता है कि नहीं? मम्मी ने 1-2 बार ठहरने का आग्रह किया पर वे चल पड़े। कौन चाचा? कौन चाचा? डॉक्टर जोशी। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए मोटर तक गई। अब आ गई। बंटी जानता है कि मम्मी आते ही उसे डांटेंगे, ऐसा बोलते हो, ऐसा करते हो, तमीज कब आएगी। वह आजकल कुछ कहता नहीं तो मम्मी उसकी बात सुनना ही छोड़ दिया। न कभी साथ लेकर जाती है, न कहानी सुनाती है। पहले की तरह उसके साथ खेलती भी नहीं, पर ये सारे के सारे तर्क मिलकर भी उसके अपने ही मन में अभी की हुई बदतमीजी को कम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मम्मी लौट कर आई, बंटी ने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। इतनी देर तो हो गई, अब कब चढ़ेंगे कबर? दोषी मम्मी को ही बनाकर रखना है। चल कबर चढ़ाती हूँ, चल कबर चढ़ाती हूँ। इसके अलावा मम्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा तो बंटी को खुद एक अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। डांट खाने वाले काम पर भी मम्मी को यूं चुप रहा जाना उसे डांट से भी ज़्यादा कष्ट देने लगा। डांट देती तो उनकी डांट से उसकी सारी बदतमीजी कट जाती, हिसाब बराबर। पर अब तो सारा दोष जैसे उसी के सिर पर है। कुछ गलत कर डालने के बोझ से दबा दबा सहमा सा वह भीतर आया। मम्मी ने सारी कापियाँ किताबें नीचे उतारी और बोली, ला ब्राउन पेपर कहाँ है? मेरे पास कहाँ है ब्राउन पेपर? तब कैसे चढ़ाऊंगी कवर? और मम्मी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। मैं क्या जानूँ? नहीं, ये तो बंटी है ना, गलत। बंटी ऐसे नहीं बोलेगा। मैं क्या जानूँ? तुम्हें मंगवा कर नहीं रखना चाहिए था। मैंने तो आते ही कह दिया था। बस बंटी को जैसे अपने व्यवहार के लिए फिर एक सहारा मिल गया और मन में फिर ढेर सारे गुस्सा उफरने लगा। मम्मी चुप। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है। मत करो मेरा कोई भी काम। बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सज़ा तो मुझे मिलेगी। मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। और बंटी फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी ने पकड़ कर उसकी अपनी ओर खींचा। पागल हो गया है, पागल हो गया है। एक दिन कबर नहीं चढ़ेंगे तो क्या हो गया? कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मैं चिट्ठी लिख दूंगी सर के नाम, चुप हो जा। नहीं, मैं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं ले जाऊंगा। मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, गंदी कहीं की। और कहने के साथ बंटी ने मम्मी की ओर देखा। लो अब डांटो मुद्रा में, ऐसा मतलब बना लिया। पर फिर भी मम्मी ने नहीं डांटा। बस मम्मी समझाती रही और बंटी उफन उफन कर रोता रहा। उसे खुद लग रहा है कि यह रोना केवल कवर न चढ़ने का रोना नहीं है, पता नहीं क्या है। उसे फूट फूट कर रोना आ रहा है। बहुत दिनों से जैसे मन में कुछ जमा हुआ था जो एक हल्के से झटके से बह आया। बेबस और अपराधी सी मम्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी और जमीन में पसर कर पैर फैला फैला कर बंटी रो रहा है। मत करो मेरा काम, घूमने जाओ, बातें करो। मैं भी सारे दिन टीटू के यहाँ रहूँगा, पेड़ पर चढ़ूँगा, बल्कि बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। आंसुओं से सारा चेहरा भीग गया था पर वेग था कि थामे नहीं थम रहा था। फूफी आई और हाथ पकड़कर उठाने लगी तो बंटी ने हाथ झटक दिया। मत उठाओ मुझे, रोने दो बस। कैसा खुश खुश आया था बच्चा स्कूल से। बहुत दिनों बाद तो चेहरे पर ऐसी हंसी देखी थी। आने के बाद 10 बार तो कहा था कि कागज़ चढ़ा देना, पर आपको तो आजकल मम्मी की तरफ नज़र पड़ते ही फूफी का उलाहना अधूरा रह गया। और बात जहाँ की तहाँ टूट गई। बंटी रोता रहा, फूफी समझाती रही, मम्मी चुप चुप बैठी दोनों को देखती रही। मम्मी समझा भी सकती थी पर समझाया नहीं, डांट भी सकती थी पर डांटा भी नहीं। और मम्मी का जो चुप चुप बैठना ही बंटी को और रुला रहा था। एकाएक जैसे कुछ ख्याल आया हो। मम्मी उठी, दराज में से चाबियों का गुच्छा निकाला और फूफी को देते हुए बोली, फूफी कॉलेज के चपरासी से कहना स्टील का अलमारी में कुछ भूरे कागज़ होंगे, निकाल कर दे दे। और जब कागज़ आ गए और मम्मी उसी तरह चुपचाप चढ़ाने लगी तो मम्मी का सारा दोष जैसे बंटी के अपने सिर पर आ चढ़ा। कम से कम बंटी को ऐसा महसूस हुआ। मम्मी से नज़रें बचाए बचाए वह खुद भी चढ़ाने में मदद करने लगा। बीच में
छिप कर मम्मी की ओर देख भी लेता। मम्मी नाराज़ है पर कुछ भी तो पता नहीं लगता। आजकल मम्मी की कोई भी बात तो समझ में नहीं आती। पहले मम्मी का चेहरा, मम्मी की आंखें देखकर ही मम्मी के मन की बात जान लेता था। मम्मी की खुशी, मम्मी की उदासी, मम्मी की नाराज़गी सब उसे पता था। पर अब तू जाकर खाना खा ले और सो जा, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा। तुम भी तो चलकर खाना खाओ। स्वर में कहीं क्षमा मांगने का सा भाव उभर आया। मम्मी ने एक क्षण को उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे से बोली, नहीं मैं बाद में खा लूँगी। एक क्षण को बंटी दुविधा में रहा, उठे या नहीं, फिर धीरे से उठ गया। कम से कम इस समय वह मम्मी की किसी भी बात का विरोध नहीं करेगा। जाते जाते बोला, सफ़ेद लेबल चिपका कर नाम भी लिखने हैं। हाँ हाँ मैं सब कर दूँगी, हाँ हाँ मैं सब कर दूँगी, तू जाकर सो जा। खाना खाकर बंटी बाहर आया तो लगा जैसे भीतर बैठा था और तो एक बोझ सा उस पर लदा था। पता नहीं वह बोझ कबर न चढ़ने का था कि मम्मी के नाराज़ होने का था या कि अपने ही व्यवहार का था। जो भी हो, बाहर आते ही वह बहुत हल्का हो आया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सवेरे उठकर बंटी भीतर आया तो देखा सारी किताबें कापियाँ जमी हुई रखी हैं, कवर चढ़ी है, लेबल लगी है, सब पर सुंदर अक्षरों में उसका नाम और क्लास लिखा हुआ है। उसने सबको छू छू कर देखा, हाथ फेर कर, और मन पुलक आया। पर साथ ही एक क्षण को मन में कल का सब कुछ तैर गया। जैसे भी होगा मम्मी को खुश करेगा। वह दौड़कर आंगन में आया। मम्मी बैठी अखबार पढ़ रही है। गले में हाथ डालकर वह झूल गया। मम्मी मेरी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी खुशी जाहिर करे, कैसे मम्मी का गुस्सा दूर करे। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गाल पर एक किस्सू दे दिया। मम्मी ने खींचकर उसे अपने सामने किया, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे देखती रही, बस देखती रही। न कुछ कहा न प्यार किया। क्या था उन नज़रों में? गुस्सा, फटकार, प्यार, खुशी? बंटी कुछ भी तो नहीं समझ पाया। जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, देर नहीं हो जाएगी स्कूल में। मम्मी ने बिना एक बार भी प्यार किए उसे भगा दिया। तैयार होते होते बंटी के दिमाग में यही एक बात घूमती रही। मम्मी ने उसे एक बार भी प्यार नहीं किया। पहले कभी भी वो मम्मी के गाल पर किस्सू देता तो फिर मम्मी बदले में ढेर सारे किस्सू देती, बाहों में भरकर खूब खूब प्यार करती। मम्मी क्या उससे नाराज़ है? नहीं, नाराज़ भी तो नहीं लगती। पता नहीं मम्मी बदल ही गई हैं, पहले की तरह तो बिल्कुल ही नहीं रही। और थोड़ी देर पहले की अपराध भावना और पश्चाताप फिर गुस्से में घुलने लगा। फिर इस बार का गुस्सा मम्मी की जगह डॉक्टर जोशी के लिए था। क्यों आते हैं यहाँ इतना? बंटी बड़ी बड़ी खुशी खुशी तैयार हो रहा है। आज कितने दिनों बाद मम्मी ने उसे बाहर ले जाने के लिए कहा है। कॉलेज से आते ही बोली, बंटी तैयार हो जाना, आज घूमने चलेंगे। तो एक क्षण को तो वह मम्मी को ऐसा देखता रहा मानो विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इधर तो मम्मी ने एक तरह से उसे घुमाना ही छोड़ दिया। कभी कभी जाती है तो अकेले, उससे पूछती तक नहीं, बस कह देती है मैं जा रही हूँ, मतलब ज़रूरी काम से। ऐसा करना चाहिए मम्मी को, उसका क्या है, मत पूछो। वह भी टीटू के यहाँ खेलने जाता है, फूफी को लेकर कुन्नी के यहाँ चला जाता है, अपने खिलौने निकाल लेता है, पापा वाले खिलौने पापा ने जो दिया था। ऐसा क्या देख रहा है, बता तो। कहाँ चलेगा आज? कंपनी बाग। क्या पहनेगा? अच्छे से अच्छे कपड़े निकाल ले। मम्मी बहुत खुश लग रही है आज, आजकल पहले की तरह उदास तो नहीं ही रहती। वह खुद तैयार हो गया और वह मम्मी को तैयार होना देख रहा है। एक एक शीशी खुलती है, चेहरे पर चढ़ती हर परत के साथ मम्मी का चेहरा जैसे नया होता जा रहा है। पाउडर की सफ़ेदी और होठों की लाली के बीच में ठुड्डी का तिल कैसा चमक रहा है। एकाएक मन होया मम्मी का तिल छू ले। कितने दिनों से उसने मम्मी का तिल ही नहीं छुआ। सजती हुई मम्मी उसे सुंदर लग रही है पर हिम्मत नहीं हो रही कि पास जाए। पता नहीं आजकल उसके और मम्मी के बीच कुछ हो गया है। आज वो मम्मी के साथ खूब घूमेगा, खूब खेलेगा, मम्मी को खूब हंसाएगा भी। फिर रात में बिना कहे ही मम्मी के पलंग में घुस जाएगा और उनके तिल पर हाथ फेर कर कहानी सुनेगा। बस एक भी बहाना नहीं सुनेगा। मम्मी ने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला, उसमें से बैगनी रंग की साड़ी निकालकर पहनने लगी, सुंदर और एकदम नई। यह कौन सी साड़ी है मम्मी? मम्मी की एक एक चीज़ से वह बहुत परिचित है एक नई है। कब लाई? मुझे नहीं बताई, शिकायत के स्वर में बंटी ने कहा। मम्मी का साड़ी बांधता हाथ रुक गया। कुछ क्षण को उसकी नज़रें बंटी की ओर चेहरे पर टिक गई। मम्मी कभी कभी किसी तरफ उसकी तरफ इस तरह देखती है कि लगता है मानो उसको नहीं देख रही, उसके चेहरे में कुछ और देख रही हो। फिर हंसकर बोली, मैं जो कुछ करूँ तुझे बताना ज़रूरी है? मैं जो कुछ करूँ तुझे बताना ज़रूरी है? तू तो अभी से अपने। और वे फिर साड़ी बांधने लगी। मत बताओ मेरा क्या है, मैं भी कोई चीज़ लाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी करूंगा तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताना कोई अच्छी बात है? तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दिया। लो, ये डॉक्टर साहब आ गए। तो अब मम्मी जाएंगे भी नहीं, मना तो करे अब। वह भी, चल तू जाकर बैठ, मैं अभी आई। हम क्या डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे? बंटी का सारा उत्साह जैसे मर गया। और क्या, उनकी गाड़ी में ही तो चलना है। मम्मी ने जल्दी जल्दी दरवाजे और अलमारी बंद की। एक क्षण को बंटी का मन हुआ कि मना कर दे, पर गाड़ी में घूमने का लालच भी कम नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपनी बगल वाली सीट का फाटक खोला तो मम्मी ने भीतर बैठते हुए कहा, तू पीछे बैठ जा।
इसे भी आगे ही ले लो, दोनों बैठ सकोगे। पर मम्मी ने पीछे का फाटक खोलकर कहा नहीं है, पीछे बैठ जाएगा आराम से और आगे मेरी साड़ी मुड़ जाएगी। बिना एक भी शब्द बोले अपमानित सा बंटी चुपचाप बैठ गया। उसका क्या है, आगे बिठाओ पीछे बिठाओ या घर ही छोड़ आओ, घर ही छोड़ जाओ। नई साड़ी पहनकर कैसा इतरा रही मम्मी। अब तो दोनों बैठ गए। डॉक्टर साहब गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, एक टक मम्मी को ही देख रहे हैं जैसे कभी देखा ही ना हो। चलिए ना, बंटी से और ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया। अच्छा बंटी बेटे, आज का प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारे लिए है, बोलो तो कहाँ चलना पसंद करोगे। डॉक्टर साहब का यूँ पूछना बंटी को अच्छा लगा। कंपनी बाग की फरमाइश की है बंटी ने, पहले बच्चों को ले लीजिए फिर वहीं चलते हैं। मम्मी के कहते ही डॉक्टर साहब ने ओके कहा, ओके मतलब ओके, और कार चला दी। बंटी मन ही मन में जैसे भुन गया, धत तेरे की, यह भी कोई घूमना हुआ। मम्मी खुद तो अकेले अकेले घूमती है डॉक्टर साहब के साथ, पर आज उसे घुमाने की बात कही तो सबको बटोर लो, फिर क्यों झूठ मूठ कहती है। चल चल तुझे घुमा लाते हैं। यूँ कहो ना कि सबको घुमाना है, कौन से बच्चे हैं। और मन में पापा के साथ घूमने वाला दिन तैर गया, बिल्कुल अकेले। बंटी बेटा, आज तुम्हें अपने बच्चों से मिलाएंगे। हमारे यहाँ एक दीदी है, जोत दीदी, याद रखिए कि जो ये डॉक्टर जोशी है, इनके पत्नी मर गई हैं, तो इनके बच्चा है जो एक जोत है, तो वहीं है लड़की जोत, उसी को कह रहे हैं जोत दीदी। जोत दीदी एक छोटा भैया है अम्मी, और उसका मतलब इनके एक लड़का है, लड़की जोत और लड़का अमी। दीदी बहुत सीधी और समझदार है और अमित बहुत शैतान है, यह भी बात है। अमी मतलब अमित। अमित पूछ सकता है कि अमी का पूरा नाम क्या था, तो अमित है, ठीक है। अमी और आपकी जोत, जोत मतलब ठीक है सीधी सादी है, जबकि जोत बहुत जोत सीधी सादी है, जबकि अमित यानी कि अमी शैतान है, एकदम पाजी। शैतानी करे तो तुम कान खींच देना उसके। मम्मी हंस क्यों रही, यह भी कोई हंसने की बात है, कोई चुटकुला सुना है डॉक्टर साहब ने। गाड़ी जब कोठी के सामने रुकी तो बंटी ने उड़ती सी नज़र डाली। खूब बड़ी है कोठी, पर बगीचा नदारद है, बस सामने अहाता सा है, न घास न पौधे। डॉक्टर साहब उतर कर भीतर चले गए तो मम्मी ने बताया यहीं है डॉक्टर साहब की कोठी, और फिर उसका चेहरा देखने लगी। दरवाजे में घुसते ही बाई और एक छोटा सा मकान जैसा बना है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, हर जगह दिखाई देने वाला बोर्ड, लाल तिकोन, 2 या 3 बच्चे बस, मतलब उस पर लिखा था। यह क्या है मम्मी, डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी। अच्छा, सवेरे डॉक्टर साहब यहाँ बीमारों को देखते हैं। आंटी हल्का नीला फ्रॉक पहने एक लड़की, मतलब आंटी बोली, आंटी हल्का नीला फ्रॉक पहने एक लड़की दौड़ती चली आ रही है और पीछे पीछे एक लड़का है, यानी वहीं जोत और अम्मी। दोनों के चेहरे पर खुशी जैसे छलक पड़ रही है। तो मम्मी इन बच्चों को भी जानती है, बस वही नहीं जानता। देखो जोत, यह बंटी है, यह है बंटी, आज तुम लोगों की दोस्ती करवा देते हैं, फिर कभी तुम इसके पास आ जाना, कभी यह तुम्हारे पास आ जाएगा। जोत उसे देख रही है, पर उसे जैसे अपने में ही सिमटता जा रहा है, जैसे अपने में ही सिमटता जा रहा है। पर वह यानी कि बंटी, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। आमी ने आते ही घोषणा कर दी और पीछे का फाटक खोलकर वह बड़े अधिकार भाव से भीतर बैठ गया। अमी मतलब शैतान लड़का। बंटी को लगा अपनी चीज़ होने पर ऐसा ही अधिकार भाव आ सकता है। वह चुपचाप एक और सरक गया। दूसरे फाटक से जोत घुसी तो वह बीच में सरक गया। मतलब बंटी बीच में हो गया, एक और जोत हो गई, एक और अमी हो गया। बीच में बैठना भी कोई बैठना होता है, अब कुछ देख सकता है वह। दूसरों की गाड़ी में वो कहे भी क्या, पर मम्मी तो कुछ कह सकती थी। दोनों में से कोई एक बीच में बैठ जाए और बंटी को खिड़की पर बैठने दे। वे तो बंटी को घुमाने लाई थी, झूठ। उसे नहीं करनी दोस्ती किसी से, आगे से वह कभी आएगा भी नहीं इनके साथ। डॉक्टर साहब मम्मी आगे की खिड़कियों पर बैठे हैं और जोत और अमित पीछे पीछे की खिड़कियों पर, बस वहीं फालतू सा बीच में बैठा है। घास पर मम्मी और डॉक्टर साहब अपने अपने रुमाल बिछाकर बैठ गए। जाओ खेलो अब तुम लोग, रेस लगाओ या कुछ और। अमित तो बिना किसी की राह देखे ही दौड़ भी गया। जोत इधर उधर देख रही है, वह नहीं खेलेगा, बस यहीं बैठा रहेगा। ये मम्मी इतना सट कर क्यों बैठी है डॉक्टर साहब से, ऐसे तो कभी मम्मी किसी के साथ नहीं बैठती। बंटी को बहुत अजीब लग रहा है, अजीब और बहुत ख़राब भी, अजीब और बहुत ख़राब भी। वह दोनों के बीच घुसता हुआ बोला, मैं नहीं खेलूँगा मम्मी, मन नहीं लग रहा है। ले, यहाँ खेलने आया है कि बैठने, पागल कहीं का, चल दौड़ लगा। जोत इसे ले जाओ तो अपने साथ। मम्मी ने एक तरह से उसे ठेल दिया। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी तो मजबूरन उसे उठना पड़ा, पर बंटी न खेला न दौड़ा, बस मम्मी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहा। जरा सा दूर जाता भी तो मुड़कर मम्मी की ओर देखता रहता। मम्मी को इस तरह देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे। थोड़ी देर में वह फिर मम्मी के पास आकर बैठ ही गया। इट सीम्स ही हस्बैंड यू टू मच, डॉक्टर ने कहा तो मम्मी हंसने लगे। मतलब इट सीम्स ही हस्बैंड यू टू मच।
हाँ, हस्बैंड की बात कर रहे हैं और मम्मी हंस रहे हैं। पहले पापा की बात करने से कैसे उदास हो जाया करती थी और ऐसे सबसे करनी चाहिए पापा की बात, ऐसे हंसना चाहिए। वह तो अपने दोस्तों के सामने कभी नहीं करता। जाने क्यों बंटी का मन गुस्से में सुलगने लगा। क्या होने लगा? सुलगने लगा। उसके बाद आइसक्रीम खाई, चाट खाई। मम्मी और डॉक्टर साहब हंस हंस कर बातें करते रहे। हाँ, अम्मी शोर मचाता रहा, अधिकारपूर्ण स्वर में फरमाइशें करता रहा। पापा ये लेंगे वो लेंगे। जोत कभी मम्मी से बात करती, कभी डॉक्टर साहब से। बस केवल बंटी था, चुप था, सबसे अलग, सबसे अकेला। एक मम्मी ही तो उसकी थी, पर वे भी उन्हीं लोगों में जाकर मिल गई। आज रविवार का दिन है। गीले बालों को कुर्सी की पीठ पर फैलाए मम्मी स्वेटर बुन रही हैं। बंटी ढेर सारे रंग और ब्रश लेकर एक चित्र बना रहा है। सवेरे के समय अब धूप में बैठना अच्छा लगने लगा है। फूफी ने सारे आंगन में चटाइयाँ डालकर दालें और गेहूं फैला रखे हैं। फूफी को इसका ही बड़ा शौक है। जब देखो कोई ना कोई चीज़ धूप में फैलाए रखेगी। कभी गेहूं डाले तो कभी गद्दे रजाइयाँ। फूफी का बस चले तो बंटी को भी ले जाकर खड़ा कर दे। अरे जरा घंटे भर धूप में उलट पलट दे, नहीं तो फफूंद आ जाएगी बंटी भैया। 2-4 ब्रश मारकर बंटी एक बार ज़रूर मम्मी को देख लेता है। यो उसकी तरफ मम्मी की पीठ है, पर जब वह देखता है तो उसके सामने मम्मी का चेहरा ही उभरता है, मानो चेहरा पीठ पर उग आया हो, एकदम बदला हुआ चेहरा। वह क्या जानता नहीं कि मम्मी कितनी बदल गई हैं इन दिनों, पर अच्छी हो गई हैं या बुरी यह तय नहीं कर पाया। कभी कभी देखता है तो अच्छा ही लगता है, अच्छी लगती हैं, पर फिर जाने क्या हो जाता है, एकदम बुरी लगने लगती हैं। बुरी तो आजकल हो ही गई हैं मम्मी। उसे तो बहुत पहले से मालूम था कि मम्मी के पास अपने को बदलने का जादू है, पर कैसा है और कहाँ है यह आज तक नहीं जान पाया। मम्मी के पीछे इधर उधर काफ़ी ताक झांक और छानबीन भी की है, पर कुछ पता नहीं लगा। पहले वाली मम्मी होती तो सीधे मम्मी से ही पूछ लेता, पर अब इन वाली मम्मी से कुछ पूछा जा सकता है भला? अभी भी मम्मी सवेरे सामने बैठकर दूध पिलाती हैं, शाम को पढ़ाती हैं, बातें करती हैं, पर क्या वह जानता नहीं कि मम्मी न उसे दूध पिलाती है, न पढ़ाती है, न उससे बातें करती हैं। वह जो स्वेटर बुन रहे हैं वह भी उसके लिए नहीं बुन रही है, डॉक्टर जोशी के लिए बुन रही है। जब तक डॉक्टर जोशी इस घर में नहीं आए थे, मम्मी का हर काम, इस घर का काम बंटी के लिए ही होता था। अब सब कुछ डॉक्टर जोशी के लिए होने लगा। वह सब समझता है, हो उसका क्या जाता है। वह तो आज भी अपनी ड्राइंग पूरी करेगा, खूब अच्छी बनाएगा। जब पूरी हो जाएंगी तो पापा को भेजेगा, पापा को चिट्ठी भी लिखेगा कि गत्ता चिपका कर या शीशे में मढ़वा कर अपने कमरे में लगा लीजिए। फूफी अब तुम बंटी को नहला दो और फिर खाना शुरू करो, 12 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। फूफी कुछ जवाब ही नहीं देती। फूफी भी आजकल नाराज़ है मम्मी से, इसलिए उसे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है फूफी। अच्छा है, धीरे धीरे सब नाराज़ हो जाएंगे, पर मम्मी को आजकल परवाह भी नहीं रह गई है किसी की। किसी दिन डॉक्टर जोशी भी नाराज़ हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा। बंटी जाओ बेटे, फूफी से नहा लो। नहीं, मैं अपने आप नहाऊंगा, कागज़ पर रबड़ घिसते हुए बंटी ने कहा। बेटा इतवार के दिन फूफी से नहा लो, अपने आप ठीक से साफ़ नहीं हुआ जाता तुमसे। क्यों नहीं हुआ जाता? खूब हुआ जाता है, मैं अपने आप ही नहाऊंगा। मम्मी चाहता है कि बंटी नहा धोकर तैयार हो जाए अभी से। आज डॉक्टर साहब जो आने वाले हैं बच्चों को लेकर, वह नहीं जाता वहाँ, तो मम्मी ने उन लोगों को यहाँ बुला लिया। वह नहीं जाता तो वहाँ तो मम्मी ने उन लोगों को बुला लिया, यानी डॉक्टर जोशी और उनके लड़के अम्मी और जोत को बुलाया। उसका क्या जाता है, जोत से तो वह बात कर लेगा, जोत उसे अच्छी लगती है, पर वह बंदर कैसी शान लगाता है मेरे खिलौने से, मेरी गाड़ी से। बंदर मतलब वही अमित। बंटी, मम्मी की आवाज़ की शक्ति से बंटी को भीतर ही भीतर जैसे संतोष हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रबड़ घिसता रहा। बंटी, मैं बुला रही हूँ ना बेटे। क्या है? मैं ड्राइंग जो बना रहा हूँ। बंटी टच से मस नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अब मम्मी गुस्सा होंगी, वह चाहता है कि मम्मी गुस्सा हो, खूब गुस्सा हो। पर उसके बाद मम्मी कुछ नहीं बोली, मज़े से बैठी बुन रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे बंटी बिना कुछ कहे नहाने चला गया हो। गुस्सा होने वाले कामों पर भी मम्मी जब गुस्सा नहीं होती तब फिर बंटी को गुस्सा आने लगता है। मन होता है कुछ करे, मम्मी को झकझोर कर रख दे। ड्राइंग पीछे कर लेना, पहले नहा लो। 9 बज रहे हैं, उसे पता ही नहीं चला और मम्मी बगल में आकर खड़ी हो गई। अब ज़रूर हाथ पकड़कर उठाएंगी। इतने में बाहर के दरवाजे पर खटखट हुई तो मम्मी बाहर चली गई। छुट्टी हुई। बाहर कौन आया? मम्मी की बात करने की आवाज़ आ रही है। बंटी भी कागज़ पेंसिल छोड़कर बाहर आ गया। पता नहीं कौन है, वह नहीं जानता, पर इस घर में कोई भी आए कुछ भी हो, बंटी की जानने की इच्छा ज़रूर रहती है। बंटी वापस लौटा नहीं, वहीं अपनी मेज़ पर जाकर कुछ उलट पुलट करने लगा। बीच की मेज़ पर
दो तीन मोटी मोटी किताबें रखी हैं और एक किताब मम्मी पलट रही हैं। दूर से ही बंटी को रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाई दी तो वह भी चुपचाप मम्मी के पीछे जा खड़ा हुआ। सुंदर सुंदर घर नहीं कमरे, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, रंग बिरंगे पर्दे, कुशन्स, टेबल लैंप। ऐसा कमरा हो तो इस तरह की चीज़ें आप बना भी सकेंगे। देखिए आज तक तो किसी को शिकायत नहीं हुई। मैं खुद क्या काम देखकर आप ही कुछ कहिएगा। तो मम्मी ऐसी चीज़ बनवा रही है। एक क्षण को बंटी का मन पुलक उठा। पीछे से मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर आ बैठा। बोल तुझे कैसा सोफ़ा पसंद है, कैसे पलंग पसंद है? मम्मी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो बंटी जैसे उत्साह से भर उठा। ठहरो मम्मी, मैं सब देखकर बताता हूँ। और वह पन्ने पलट कर हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऐसी सब चीज़ें हों तो घर अच्छा लगने लगेगा ना। मम्मी की इस बात से उल्लास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आजकल मम्मी खुद भी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अब घर के लिए भी अच्छा अच्छा सामान बनवाएंगी। कौन सी चीज़ पसंद करे जो पन्ना पलटता है वहीं बड़ा सुंदर लगने लगता है। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया है? जी नहीं, कहा है आप ही पसंद करेंगी। और बंटी का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब? नहीं करता वह पसंद। डॉक्टर साहब के लिए वह कुछ भी नहीं करेगा। अब मम्मी ही बैठकर करे, वरना सारी किताबों में से सबसे अच्छा छांटता। मम्मी दूसरी किताब देख रही है। बंटी ने गुस्से में आकर किताब बंद कर दी और भीतर आ गया। मन में कहीं उम्मीद है कि आवाज़ देकर मम्मी बुलाएंगे, फिर से पसंद करने को कहेंगे या कि जो पसंद किया है उसके बारे में राय लेंगे। आज तक बिना उसकी राय के कोई चीज़ खरीदी भी है मम्मी ने? पर मम्मी ने नहीं बुलाया तो बंटी जैसे भीतर ही भीतर सुलगने लगा। बुलाती भी तो कौन जाता? वह कौन नौकर है डॉक्टर साहब का जो उनके घर के लिए सामान पसंद करेगा? करे मम्मी अपने आप बैठकर। बंटी ने तौलिया उठाया, नहाने घुस गया। आकर देखेंगी कि बंटी तो नहा भी लिया अपने आप बिना फूफी की मदद के। डॉक्टर साहब की गाड़ी फाटक पर आई तो मम्मी तेज तेज चलकर फाटक पर पहुंच गई। वह नहीं जाएगा। मम्मी ने आज खुद रसोई में काम किया पर वह एक बार भी नहीं गया, वरना वह क्या मदद नहीं करवा सकता? फूफी की मदद तो कई बार की है। सारा काम करने के बाद मम्मी ने मुंह धोया और फिर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी देर तक बैठकर जूड़ा बनाती रहे। और डॉक्टर साहब आते ही हैं तो मम्मी खूब सज धज कर रहती है। पर मम्मी को पता ही नहीं कि मम्मी ढीली ढीली चोटी में ही बहुत सुंदर लगती है, जूड़े में तो एकदम अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल प्रिंसिपल वाला चेहरा हो जाता है। पर वह क्यों बताए? जूड़े में अगर बंटी गुलाब का फूल लगा दे तो फिर भी अच्छी लगने लगे। गुलाबी साड़ी के साथ गहरे रंग वाला गुलाब का फूल तो बहुत ही सुंदर लगेगा, पर वह नहीं लगाएगा। मम्मी अपने आप लगाना चाहेंगी तो तोड़ने भी नहीं देगा। बगीचा उसका है, सारे पौधे सारे फूल उसके हैं। हेलो बंटी, देखो तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम सब यहाँ आ गए। बंटी ने मशीनवत हाथ जोड़ दिए पर चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, न खुशी का न दुख का। जोत की तरफ देखा तो वह उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। हल्का नीला फ्रॉक और नीले रिबन का बड़ा सा फूल। जोत उसे हमेशा ही अच्छी लगती है। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जोत बाहर जो बगीचा देखा ना वह सब बंटी का लगाया हुआ है। बड़ा होशियार है बंटी। तुम लोगों ने तो अपने घर के लॉन का बिल्कुल कबाड़ा कर रखा है। बंटी ने एक बार उड़ती सी नज़रों से डॉक्टर साहब की ओर देखा। क्या सचमुच ही वह उसकी तारीफ कर रहे हैं? मन में कहीं हल्की से खुशी भी जगी। पर मम्मी को देखो, ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उन्हीं की तारीफ हुई हो। मैंने गिलास में ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे। सबके बीच बंटी को इतना महत्वपूर्ण होते देख जैसे अम्मी यह करने को विवश हो गया। अम्मी बोला, गिलास में ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे। सब हंस पड़े। मम्मी ने खींचकर अम्मी को अपने पास लिया, बहुत प्यार से बोली, मैं सिखाऊंगी तुझे फूल बोना। सीखेगा? हूँ, बड़ा सिखाएंगे। खुद को भी आता है जैसे हर कोई कर सकता है ना यह काम। यह अम्मी कैसे लाल कपड़े पहन कर आ गया, हनुमान कहीं का। और बंटी की आंखों में अम्मी की एक दुम और तैर गई तो उसे मन ही मन हंसी आने लगी। यानी कि हनुमान बोला तो फिर लगा कि पूछ भी होगा। मम्मी अम्मी और डॉक्टर साहब को लिए ही भीतर चली गई। जोत बंटी के पास आ गई। मम्मी किसको? अम्मी और डॉक्टर साहब को लिए ही भीतर चली गई। जोत बंटी के साथ हो गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बंटी हमको अपना बगीचा दिखाओ। तुम्हें सब फूलों के नाम आते हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम ही नहीं सब कुछ जानना पड़ता है, बहुत सारी बातें। बंटी के स्वर में बड़प्पन जैसे झलक पड़ रहा है। क्यों बंटी, तितलियां आती हैं इस बगीचे में? आती हैं पर पकड़ना मत, बहुत बड़ा पाप लगता है, काला वाला। जमीन पर बैठकर पेजों की क्यारी की ओर इशारा करके जोत ने पूछा, इस फूल का क्या नाम है बंटी?
हैं पौधों को उंगली नहीं दिखाते, कभी उंगली दिखाने से मर जाते हैं। फिर उसने उंगली मोड़कर पौधों को इशारा करने का ढंग बताया। भीतर ही भीतर संतोष भरा, एक गर्व जागा। बगीचे की कितनी तो बातें होती हैं, हर कोई जान सकता है भला। फिर आम का पौधा बताया, अलग अलग फूलों के नाम बताएं, पर जो जैसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, समझ जो नहीं रही होगी। चल अब भीतर चलते हैं, धूप तेज नहीं लग रही? जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। बंटी को अपने बगीचे में धूप कभी तेज नहीं लगती, गर्मी के दिनों में भी नहीं लगती, सर्दी के दिनों में शाम को सर्दी नहीं लगती। मम्मी चिल्लाती रहती है और वह शाम को पानी देता रहता है, पर जोत की बात टालने की उसकी इच्छा नहीं हुई। भीतर चलने लगे तो बंटी ने एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर कहा, अल्लाह तेरे बालों में लगा दूं। जोत पुलक आई, उसे नीचे बैठाकर बंटी बड़े यत्न से फूल लगाने लगा। तू लगा सकेगा? नहीं तो आंटी जी से लगवा लूँगे। मम्मी के भी तो मैं ही लगाया करता हूँ। और कहने के साथ ही ख्याल आया, बहुत दिनों से उसने मम्मी के सिर में फूल नहीं लगाया, पर वह क्या करे, मम्मी को आजकल। और एक अनमना सा भाव से छूकर निकल गया। दोनों भीतर पहुँचे। डॉक्टर साहब सोफे पर मम्मी के बगल में बैठे हैं, एकदम सट कर। उनका एक हाथ मम्मी की पीठ पर से होता हुआ मम्मी के कंधे पर रखा है, दूसरे हाथ में मम्मी को एक सुंदर से शीशी सुंघा रहे हैं। बंटी एक क्षण जहाँ का तहाँ खड़ा देखता रहा। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? उसकी मम्मी के साथ उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। एकदम मम्मी के पास चला गया, पर दोनों को जैसे कुछ पता नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी का चेहरा साड़ी के रंग जैसा ही हो गया है। इम्पोर्टेंट है, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। और डॉक्टर साहब ने शीशी अपनी उंगलियों पर उल्टी और मम्मी की साड़ी के पल्ले पर मलने लगे। बंटी का मन हुआ खींच कर डॉक्टर साहब को अलग कर दे। उसके भीतर कुछ खोलने लगा, तभी उसकी नज़र अम्मी पर पड़ी। बड़े मज़े से उसके सारे खिलौने लेकर बैठा खेल रहा है। वह दौड़कर झपटा, किसने दिए मेरे खिलौने? और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ अपने खिलौने समेटने लगा। अम्मी ने भी जो हाथ लगा समेट कर अपनी गोद में दुबका लिया। दे मेरे खिलौने, बंटी छीनने लगा। मम्मी झपट कर आई। क्या कर रहा है बंटी? क्या कर रहा है बंटी? खेलने देना, तेरा छोटा भाई तो है। तो यहीं पे छोटा भाई पे ही समाप्त करते हैं। जब मम्मी ने कहा कि क्या कर रहा है बंटी? खेलने देना, तेरा छोटा भाई तो है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में देखते हैं, अगला भाग अगली कड़ी में। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों से भी कराते रहें। कमेंट जरूर करें ताकि पता चलता रहे। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप विभिन्न रचनाओं के PDF और सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।